हेलो एवरीबॉडी। देखो यहाँ पे मैं लाया हूँ 180 मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइंस। ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12 दोनों कवर रहेगा। अब वो मेरे को लगता नहीं है कि मैं क्लास 11th का लेक्चर डाल पाऊंगा जो कि फुल रिवीजन वाला है। तो मैंने क्या किया है, अब इनको छांट दिया गया है 90 लाइंस के अंदर। ठीक है, अब जिसने एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ा होगा उसको तो रिवीजन चाहिए होगा। और मैंने एनसीईआरटी मतलब कि चैप्टर वाइज 10 लाइन, 5 लाइन, 15 लाइन ऐसे करके ये पूरा सब कुछ बनाया है और टोटल 180 लाइन्स है। ठीक है, 90 तुम्हारी 11th की होंगी और 90 तुम्हारी 12th की होगी। ठीक है, अब देखो इसमें से मैंने कैसे देख के बनाया है। सिलेक्टेड दीज ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस। पहले तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि कितना इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीटेड नीड पैटर्न के हिसाब से कि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू पोटेंशियल यहाँ से आ सकते हैं। चौथा क्या है कि ये डायग्राम, टेबल, फैक्ट सब कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, और मैं क्या यहाँ पे कुछ चार्ज करने वाला हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इस पीडीएफ का कुछ चार्जेस रहेगा कि नहीं, वो आगे बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे रीड कर लो, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखो ये एक रिवीजन लिस्ट है, इज मेड ओनली फॉर एजुकेशनल एंड रिवीजन पर्पसेस। इट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस, प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स एंड एनालिसिस, बट इट doesn't या फिर does not guarantee that these exact lines or question will appear in NEET or re-NEET 2026. NEET can ask question from any part of the NCERT syllabus. Students should use this as a quick revision tool. समझ में आया? ये रिवीजन की तरह है विद कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग एंड रेगुलर प्रैक्टिस। तो की होगी पिछले एक महीने से। स्टडी स्मार्ट एंड प्रिपेयर कंसिस्टेंट, वही तो होता है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको यूज कैसे करना है। हाउ टू यूज दिस एनसीईआरटी हाइड लाइन्स इफेक्टिवली। पहली बात तो देखो, अब इतना टाइम बचा है नहीं कि तुम इसको बार बार रिवाइज करो। फिर भी मेरे को लगता है इसको तुम 3 बार रिवाइज कर सकते हो। 180 है, सिर्फ लाइन इतनी पतली पतली सी लाइन है ना, 25 पेजेस की है टोटल। तो लगता है अगर 20-25 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए तुम्हारा अच्छी तरह। डोंट जस्ट रीड दिस लाइन्स और मूव ऑन करके हैं। ठीक है, यूज दम एज रिवीजन प्लस सेल्फ चेक टूल। यहाँ पे सेल्फ चेक टूल की बात क्या है कि तुम अगर एक पॉइंट देखते हो और तुम्हें लगता है कि ये नहीं आया है, उसके आसपास के टॉपिक्स भी देखो एनसीईआरटी में जाके। पहले वो टॉपिक देखो, फिर उसके आसपास वाले टॉपिक्स देखो, तो ऐसे रिवीजन होगा। ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू रिकॉल द कंसेप्ट योरसेल्फ। ठीक है, मार्क द पॉइंट वेयर यू थिंक आई डोंट रिमेंबर दिस फ्रॉम एनसीईआरटी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें को याद नहीं, फिर क्या करना है, ओपन करो एनसीईआरटी एंड रीड दैट टॉपिक प्रॉपर्ली। रिवाइज दिस लाइन्स अगेन एंड अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर। अब तो इतना टाइम नहीं है, फिर भी these are not a replacement for NCERT, ये याद रखना। they are made to help you find the important tricky and frequently test areas faster। और देखो ये मैंने हार्ड नहीं बनाई है, कुछ एरियाज पे मैंने इसको लास्ट में जाके थोड़ा सा हार्ड कर दिया था क्योंकि थोड़ा बेसिक ही चल रहा था। बेसिक क्यों है, तो बेसिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से। अब देखो ये नीट बायोलॉजी के लिए स्मॉल एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स कैन बिकम डायरेक्ट एमसीक्यू। यहाँ स्मॉल स्मॉल स्टेटमेंट्स भी डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं। और सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिपीटेड रिविजन। यहाँ पे सिर्फ रिविजन हो रहा है, लाइन्स क्वेश्चन भी बन सकती है, वो भी है। ठीक है, ये गहरी बात थी यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास 11th बायोलॉजी करेंगे जिसमें 90 मोस्ट हाई यील्ड एनसीईआरटी लाइन्स होगी, नीट 2026 रिवीजन के लिए काम आएगी। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 कर लेंगे। इसके अंदर हमारे पास 1 से लेके 45 क्वेश्चन रहेंगे। कहाँ से, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंटली टेस्टेड नीट पैटर्न्स में कोई गारंटी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे रीड कर रहा हूँ एक चीज़ यार, देखो मैं कुछ चार्ज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ये पीडीएफ तुम्हें फ्री में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वीपीएन यूज़ करके तुम डाउनलोड कर सकते हो। अगर टेलीग्राम नहीं चलाना तो व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप से भी कर लेना। तो रीड दिस, बस तुम्हें अपना फीडबैक दे देना है कमेंट्स में कि कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट है लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजी क्लासिफिकेशन से। ठीक है, देखो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, एंड द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो सीधा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बायोलॉजी का क्या मतलब होता है ना। अब क्या ये सही है या नहीं, ये स्टेटमेंट बेस में आ जाएगा कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, है ना। समझ में आया, तो बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। सेकंड क्या है, टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो टैक्सोनॉमी की भी आनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट ए दे दी, स्टेटमेंट बी दे दी, अब बताओ बोथ आर करेक्ट या फिर स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, एक लास्ट में एक सरप्राइज भी है। ठीक है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनियस। ये याद रखना है कि बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने लाया था, कार्लस लिनियस। साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कौन कौन से, एक तो जीनस होगा, जीनस पहले आएगा फिर स्पीशीज आते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये याद रखना है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, तो वो आर.एच. विटकेकर थे। ठीक है, मोनेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ये तुम्हें याद था, ये याद था क्या तुम्हें कि मोनेरा जो इंक्लूड करता है ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन। 8वां पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो क्या तुम्हें ये याद था? देखो 7 और 8 लाइन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। 9th क्या, साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स एंड मे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा अच्छा पॉइंट है। तो 7, 8, 9 मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। 10वां की माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड लैक ए सेल वॉल, और ये एनारोबिकली भी जी लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा खुद से ऐड कर दिया, एनारोबिकली भी जी लेते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। अब स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के 10 लाइन बता देता हूँ। मतलब अब यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके चल रहे हैं ना, यहाँ पे 11वीं लाइन आएगी। तो एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। ये क्या तुम्हें याद था? एनसीईआरटी का लाइन है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो तुम्हारे एम्फीबियंस होते हैं। किसके? प्लांट किंगडम के। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन, मतलब कि कौन है हमारे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है, तो तुम बोल दोगे ब्रायोफाइट्स। ठीक है, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करें तो टेरिडोफाइट्स आर दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विद द वैस्कुलर टिश्यू। क्या तुम्हें याद था? 12 और 13 कैसा लग रहा है? टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विद द वैस्कुलर टिश्यू। तो ठीक, चौथा क्या है, जिम्नोस्पर्म्स हैव नेक्ड सीड्स। तुम्हारी जिम्नोस्पर्म्स के नेक्ड सीड्स होते हैं, तुम्हें पता है। ठीक है, पांचवा क्या है, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स विद सीड्स एंक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स। जो तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं विद सीड्स एंक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट्स। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, 17 पॉइंट क्या है, इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट जो है वो तुम्हारा एक डोमिनेट इज द डोमिनेंट फेज। ठीक है, 18 में टेरिडोफाइट्स के बारे में बताओ तो स्पोरोफाइट यहाँ पे डोमिनेंट फेज है। अब ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्टेटमेंट नेम है कि इन द ब्रायोफाइट्स द गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज, तुम बोलोगे हाँ। अब टेरिडोफाइट्स बोलोगे क्या उसमें स्पोरोफाइट है डोमिनेंट फेज, तुम बोलोगे हाँ। तो क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट। तो कैसा लग रहा है क्वालिटी? क्वालिटी बहुत ऊंचा लेवल का है भाई, ऊंचा लेवल का है। आगे यहाँ पे थोड़ा सा एक बीच में थोड़ा क्वालिटी डाउन हो गया था, तो मैंने उसको वापस से रिक्रिएट किया है आगे, है ना। एनिमल, अब एनिमल किंगडम कर लेते हैं ना। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स 19 से स्टार्ट करेंगे। एनिमल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैसे कैसे? सिमेट्री, सीलम है एंड बॉडी प्लान। ठीक है, 20 के पोरीफेरा पोजेसेस अ कैनल सिस्टम। पोरीफेरा जो है वो पोजेस करता है कैनल सिस्टम फॉर वाटर सर्कुलेशन। तुम्हारा जो पोरीफेरा है वो पोजेस करता है कैनल सिस्टम फॉर वाटर सर्कुलेशन। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? पोरीफेरा क्या करता है? पोजेस करता है कैनल सिस्टम फॉर वाटर सर्कुलेशन। क्या तुम्हें पता था? ये कितना अच्छा पॉइंट है। Cnidaриans possesses stinging cells called cnidoblast। तो cnidaries के बाद cnidoblast होता है। ओके 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 22 क्या है, Platyhelminthes are asoulmate elements। ठीक है, Platyhelminthes asoulmate है, ये तो सबको पता होता है। Escalmenthes are pseudosoulmate। Annelids तो के पास ट्रू सेगमेंटेशन होती है। इसको क्या बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन होने को? बताना है ये कमेंट में। 25 देखो, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा क्या है? तुम्हारा लार्जेस्ट फाइलम है इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, आर्थ्रोपोडा सबसे, फिर मोलस्का तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट आ जाएगा, और क्या। 27 का देखो तो एकिनोडर्म। एकिनोडर्म्स हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तुम्हारा जो एकिनोडर्म्स है उसके पास क्या होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें वाटर वैस्कुलर टिश्यू है, और पोरीफेरा में तुम्हारा पोजेसेस अ कैनाल सिस्टम फॉर वाटर सर्कुलेशन। अब कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स पोजेस करते हैं नोटोकॉर्ड, और ये डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल स्लिट्स। तो क्या ये भी समझ में आ रहा है? देखो यार कितना अच्छा 10 पॉइंट है, पर ये 10 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। चलिए सेल ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ देख लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा बड़ा था, इसमें थोड़ा छोटा छोटा लिखे। देखो 45 क्वेश्चन हो भी गए हमारे लगभग, मतलब 45 लाइन्स हो भी गई हैं लगभग। स्टार्ट करते हैं 29 से। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पता है भाई। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, तुम्हें पता है ये, है ना। एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो कंटेन करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। तो यूकैरियोट माने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कंटेन करते हैं। 32 देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलोज द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था? 1972 के अंदर। देखो भाई कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहा हूँ,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉलो करता है, वो फॉलो करता है फ्रूट मोज़ाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोलसन। 33 सेल वॉल प्रोवाइड करती है शेप, प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ऑल सेलुलर एक्टिविटीज एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। 35 देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस करते हैं देयर ओन डीएनए राइबोसोम्स। तो ये सेमी ऑटोनोमस होता है ना, है ना? राइबोसोम्स भी तुम्हारे सेमी ऑटोनोमस होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, राइबोसोम नहीं, क्लोरोप्लास्ट आई गेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। एंड 37 क्या है? राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। बिल्कुल सही। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। ठीक है, पता है हमें। और 40 क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। तो ये पता होना चाहिए कि किसमें इन्वॉल्व है, तो वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। 41 देखो, गोल्जी अपैरेटस मॉडिफाइज पैकेजेस एंड सिक्रीट्स सेलुलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा काम करता है, मतलब अमेजोन की तरह काम कर रहा है। अमेजोन तुम्हें पता ना कंपनी। 42 क्या है? लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके ओके। 43 क्या है? वैक्यूल्स मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, वैक्यूल्स तुम्हारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं एंड स्टोर दी मटेरियल्स। 44 क्या है? सेंट्रोसोम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सीलिया एंड फ्लैजेला हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल और सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे तुम्हारा 45 को लाइंस जो है वो कवर हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ आई गेस 7 पेजेस के अंदर, है ना? अब क्लास 11 बायोलॉजी 90 मोस्ट हाई यील्ड एनसीईआरटी लाइंस का पार्ट 2 करते हैं स्टार्ट, जो कि है 46 से 90 क्वेश्चंस का। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसमें अब मैं बता देता हूँ ये सिलेक्ट कैसे किया गया है, वापस से बता देता हूँ। एनसीईआरटी कंसेप्ट से सिलेक्ट किया गया है और रिपीटेड नीड पैटर्न्स और कोई गारंटी क्वेश्चंस इसमें से नहीं आए। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, कोई बाद में आके नहीं बोलेगा कुछ नहीं आया इसमें से। ठीक है, अगर नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, पर रिवीजन तो हो रहा है ना, रिवीजन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, बात करते हैं आगे। ओके, अच्छा एक यहाँ पे मेरे को लाइन खटक रही थी, याद नहीं आ रहा। माइटोकॉन्ड्रिया ना सेमी ऑटोनोमस होता है ना, ठीक है। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस, मैंने ऑटोनोमस बोला होगा शायद, मुझे याद नहीं है क्या है, शायद मुझे याद। अगर मैंने ऑटोनोमस बोला तो वो गलत है, याद रखना। ठीक है, उसको मत समझ लेना। तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, ये याद रख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है तुम्हारा सेमी ऑटोनोमस है, और तुम्हारा और जो है एक जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो भी सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ यार, मेरे को कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है, डाउट में आ रहा हूँ मैं, खुद के डाउट में आ रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारी क्या होती है, एक पॉइंट लिख देता हूँ ना यहाँ पे। ये मेरे को डाउट पता नहीं क्यों हो रहा है इतना। और कौन होता है सेमी ऑटोनोमस? तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, क्लोरोप्लास्ट। ये भाई ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ थी, तो मैंने बता दिया और क्या। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, है ना? थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, बस टाइम नहीं। बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पता है हमें। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स हमारे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, तो याद रखना। ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड एंड एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, स्टार्च इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। ठीक है, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। तो
तो ये तो बहुत मतलब कि ये वाला और ये वाला ना, इसको मैं बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो ग्लाइकोजन किसमें है, स्टार स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट किसमें है, एनिमल्स में, और स्टार स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट किसमें है, प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स वॉल्स, ठीक है। सेलुलोज एक कौन स्ट्रक्चर है, इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल्स, ठीक है। 52 का देखो, तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो किससे लिंक्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से ये लिंक्ड होते हैं। प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं किसके, अमाइनो एसिड के, और लिंक्ड होते हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। 53 देखो, अमाइनो एसिड्स कंटेन अमाइनो ग्रुप, कार्बोजाइल ग्रुप एंड वेरिएबल साइड चेन, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो रेफर करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, ठीक है। जो तुम्हारे एंजाइम्स हैं वो मोस्टली प्रोटीन होते हैं, दैट एक्ट एज दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। सारे एंजाइम लाइक जितने में मोस्टली एंजाइम्स तुम्हारे प्रोटीन होते हैं, पर प्रोटीन सारे प्रोटीन तुम्हारे एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है, ये भी याद रखना है। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। 57 देखो, लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉलिड्स। तो लिपिड्स हमारा इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और सोल्यूबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अच्छा 58 देखो, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है, पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड तुम्हारा पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए एंड आरएनए आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, पता है हमें। एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड दैट एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स पे खत्म हो गया भाई, शुरू करते हैं आगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल जो है एक इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच सेल ग्रोस एंड डिवाइड्स, ठीक है। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ इंटरफेस एंड एम फेस, ठीक है। इंटरफेस जो है इंक्लूड करता है G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। ये सब कुछ मैंने अपने लेक्चर में कराया हुआ है, 40 मिनट लेक्चर में, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तीनों चैप्टर, ठीक है। इंटरफेस बता दिया ना कि जी फेन ये सब कुछ है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर होता है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। जो तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो अकर होता है कब, ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेस। एम फेज जो है इंक्लूड करता है कैरोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। एम फेज तुम्हारा जो होता है क्या बोलते हैं, एम फेज जो है तुम्हारा इंक्लूड करता है कैरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये मेटा मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेस इसको बोलते हैं, ठीक है, एम फेस को, ठीक है। और जो हमारा इंटरफेस है वो तुम्हारा रेस्टिंग फेस में होता है, ठीक है, इसको याद रख लेना, बता दे रहा हूँ। माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। माइटोसिस तुम्हारी इक्वेशनल डिवीजन क्यों है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर अनचेंज रहते हैं। अब माइटोसिस हेल्प करती है इन ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। Meiosis is called reductional division because chromosome number becomes half. Meiosis produces 4 haploid daughter cells. Crossing over occurs during Pachytene stage of prophase 1 of meiosis. This is important. I added this on purpose. Yeah, मैंने purpose पे ऐड किया था। वही I added this on the purpose. फिर आप बात करते हैं photosynthesis in higher plants. देखो photosynthesis in the is the process by which plants synthesize, ठीक है, food using the light energy, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो तुम्हारा मेन पिगमेंट होता है जो इन्वॉल्व करता है फोटोसिंथेसिस में। बाकी जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जैंथोफिल हो गया, कैरोटेनॉइड हो गया, है ना, और क्लोरोफिल बी हो गया, ये सारे एक्सेसरी है। क्या लाइक करेंगे ये लाइट आके किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को, मालिक ये लो। और ये क्या करेंगे, बाकी जो एक्सेसरी वाले होंगे वो बचाएंगे क्लोरोफिल ए को, क्या, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन होने से। तो भाई मैं चैप्टर भी रिवाइज अच्छी तरह करा रहा हूँ बाकी पॉइंट्स करके। क्लोरोप्लास्ट आर दी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट रिएक्शन अकर होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। भाई ये पूछ लेते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। तो लाइट रिएक्शन तुम्हारी अकर होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर,
ये भी याद रखना है, स्टेटमेंट बेस बन सकता है इससे। 75 का देखो तो डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल अकर होती है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। तो लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में और डार्क रिएक्शन तुम्हारा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। अब बात करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलीज ऑक्सीजन, ये एक एक्सपेरिमेंट था है ना। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो रिलीज करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। एटीपी एंड एनएडीबीएच जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लाइट, प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूस कब होते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड आर यूज्ड इन केल्विन साइकिल। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं बताने जा रहा हूँ। देखो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, तुम्हें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, पर डार्क रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें जो प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन में फॉर्म होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, तब जाके एनर्जी बनती है। तो एटीपी एनएडीएच को कन्वर्ट करते हैं, सारा वो उसमें यूज़ होता है, ठीक है, किसमें, केल्विन साइकिल में। C3 प्लांट जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एज 3 कार्बन कंपाउंड PgA, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। C4 प्लांट्स हैव क्रैंस एनाटॉमी। C4 प्लांट्स ज़्यादा टेम्परेचर झेल लेते हैं और ज़्यादा बेटर होते हैं C3 प्लांट से। क्यों? इनके अंदर दे लैक्स फोटो रेस्पिरेशन। क्या ही बात है। आगे बात करें, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। यस, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। अगर बायोस्फीयर के हिसाब से देखें तो अगर मैं बात करूं, हमारा कोलेजन भी है, ठीक है, कोलेजन भी है, वो हमारा बॉडी के अंदर है, गेस, ठीक है, कोलेजन भी एक मोस्ट अबंडेंट वो है, सॉरी कोलेजन तो प्रोटीन है ना, हाँ पर कोलेजन भी है, इधर लिखूंगा नहीं, वो आगे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, आगे लिखा हुआ है जिसमें ये है, ओके, उस हद से। अब आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन प्लांट्स। तो लगता है मुझे अब अभी तक किसी भी डाउट नहीं होगा। अब जहाँ भी कोई डाउट हो वहाँ पे बता दीजिएगा। एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था एक वीडियो में, क्या था कि वो क्लास 11th का मैंने यूनिट 3 कराया था ना, तो उसमें क्या हो गया, मैंने उस क्लास 12th बोल दिया और पूरा सब कुछ मतलब कि क्लास 12th लिखा हुआ कि क्लास 12th। फिर एक बंदे ने मैसेज मतलब कि कमेंट किया कि ये 11th के, फिर मैंने उस साल ठीक किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई ब्लंडर हो, कुछ भी दिक्कत हो, उसको पिन आउट करिए, हम आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स देखें तो इसमें मैंने सिर्फ 5 ही लाए हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म, तुम्हें बताना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट करता है ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, है ना। क्रेब्स साइकिल अकर होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन मतलब कि ETS जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल, पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म, ओके। ETS तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर ATP कंपेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका मैंने शीट भी दिया, इसके जो नोट्स दिए थे उसके अंदर मैंने लास्ट में शीट भी दिया था ना, बहुत अच्छा है शीट है, वो भी आप देख सकते हो। इसका चैप्टर देख लेना रेस्पिरेशन प्लांट्स का। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख लो भाई, ठीक है। प्लांट ग्रोथ इज जनरली इंटरमीडिएट बिकॉज प्लांट हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ऑक्सीजन जो है प्रमोट करेंगे सेल इलोंगेशन एंड एपिकल डोमेन्स। गिबेलिन प्रमोट करेंगे स्टेम इलोंगेशन एंड ग्रोथ। साइटोकाइनेन प्रमोट करेंगे सेल डिवीजन, और एब्सिसिक एसिड एक्ट एज द ग्रोथ इनहिबिटर एंड हेल्प्स इन द स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। ओके, क्लास 12th 90 मोस्ट हाई यील्ड NCERT 2026 रिवीजन पार्ट 1 से लेके 45। तो क्लास 11 हमारा कवर हो गया, 90 लाइन्स सिर्फ 11 साइड्स में। तो अब यहाँ पे हम कर लेते 12th। वापस एक बार बोल देता हूँ कि मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को फीडबैक अगर आप दे सकते हो तो वो दे देना, ठीक है, रिवीजन के लिए कि कैसा होगा रिवीजन। तो यहाँ पे मैंने बेसिक्स का भी डाला हुआ है, देखो रिप्रोडक्शन होना चाहिए कैसे होता है ऑर्गेनिज्म में, उसके बारे में। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर continuity ऑफ स्पीशीज दैट बट नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है सिंगल पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर यूजुअली जेनेटिकली सिमिलर। बाइनरी फिजन एक कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। बेसिक्स है ना, बेसिक का पता है तो बेसिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जुवेनाइल फेज इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ वेयर एन ऑर्गेनिज्म बिकम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर। सेंसेंस क्या होता है, रिप्रेजेंट्स द पीरियड ऑफ एजिंग इन ऑर्गेनिजम्स। शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है।
Stamen is the male reproductive part of a flower. Anther produces pollen grains containing male gametes. Anther जो होता है वो तुम्हारा बाइलोब होता है, टेट्रास्पोरेंशिएट होता है. पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन है जो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट. ठीक है. ओव्यूल डेवलप कर जाता है इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओवेरी जो है वो डेवलप कर जाती है इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है. डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर, ठीक है, ऑफ एंजियोस्पर्म्स. और सिनगैमी जो है वो रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तुम्हारा सिनगैमी किस में रिजल्ट करता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंजियोस्पर्म न्यूक्लियस. इसकी प्लॉइडी क्या होती है? तो इसकी प्लॉइडी अगर कोई पूछे तो आप क्या लिखोगे? 3n इसकी प्लॉइडी होती है. ठीक है. अब एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. खत्म हो गया भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख लेते हैं. अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड मेल हार्मोन्स. टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम विच मेंटेन्स द लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन. तो कितना लोअर होता है टेम्परेचर इसमें भाई? कितना लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन? तो यहाँ पे याद रखना है 2 से 2.5 डिग्री का आपका फर्क आता है. ठीक है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन. ठीक है. लीडिंग सेल प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स, मेनली टेस्टोस्टेरोन. सर्टोली सेल प्रोवाइड करेंगे नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म सेल्स. सर्टोली सेल्स को और क्या बोलते हैं हम? सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल भी बोलते हैं. ठीक है. नर्स सेल भी बोलेंगे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवेरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना. ठीक है. ओवेरी प्रोड्यूसेस ओवा एंड फीमेल hormones. ठीक है. Ovulation is the release of ovum from the ovary. Okay. Fertilization in human occur at ampullary stomach junction of fallopian tube. ये बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Implantation is the attachment of embryo to the uterine wall. Placenta act as endocrine tissue during the pregnancy. अब यहाँ पे प्लेसेंटा क्या क्या करता है? HCG है ना, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब ये रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. और क्या यहाँ पे याद रखना है? अब जो तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या बन जाता है? प्लेसेंटा बनता है. और जो तुम्हारा इनर सेल मास होता है वो जब डिवाइड करता है ना, जो तुम्हारा इनर सेल मास होता है ना, इनर सेल मास, वो जब डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? वो तुम्हारा एम्ब्रियो बनता है. अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लेते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर करता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हेल्प इन प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी. अब इसमें यार ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, इसमें सोशल वेलबींग आता है पूरा वाला, कि मेंटली स्टेबल हो बंदा, हैप्पी हो, सब कुछ. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या आता है? हेल्प इन द प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज. इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आईयूडीज जो होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं इनसाइड द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. Copper releasing IUD increase the phagocytosis of the sperm and reduce the sperm motility. Medical termination of pregnancy is the term for pregnancy under medical condition. 1971 में लीगलाइज किया गया. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इसको फिर वो भी कर दिया गया था, स्टैट्यूटरी बैन लगाया था. क्यों लगाया था? इससे सेक्स में सॉरी MTP नहीं, मतलब कि किस पे लगाया था? अमीनोसिंथेसिस पे लगाया था. सॉरी, इस पे नहीं. हमें एक स्टैट्यूटरी बैन देखने में मिला था. किस पे देखने को मिला था? तो अमीनोसिंथेसिस पे देखने को मिला था. क्यों मिला था? क्योंकि अमीनोसिंथेसिस से क्या करते थे लोग? पता कर लेते हैं कि अगर ये लड़का है या लड़की है, तो अगर लड़की होती थी तो उसको मार देते. तो बहुत ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड्स के केसेस बढ़ रहे थे, तो उसके कारण ही गवर्नमेंट ने अमीनोसिंथेसिस को बैन कर दिया था, स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया. और MTP कितने होती है? 50 कुछ मिलियन होती है ना, 50 मिलियन MTPs जो होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो होता है क्या बोलते हैं, आपकी करवाई जाती है. ठीक है. ठीक है. हाउ मैनी MTPs आर फाउंड इन ईयर इन वर्ल्ड? तो अगर बोलोगे तो आप किसी मतलब क्वेश्चन पूछ लेगा तो कितनी की जाती है? 45 to 50 मिलियन ईयर्स. मिलियन ईयर्स कह रहा हूँ, मिलियन. ठीक है. उनमें से 1/5 जो है कंसीव की जाती है.
ठीक है। ओके, अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वो देख लेते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर डिसीज, ठीक है, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, एसटीडीज या एसटीआईज बोलते हैं। एचआईवी कॉज एड्स एंड अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं। अब यार मैं यहाँ पे सेक्स वो बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस कैसे हैं, जैसे कि बैरियर मेथड्स का यूज़ करना, है ना, ये सब। अब पूरा मैं चैप्टर करा नहीं सकता, अब यहाँ पे 10 लाइन मेन बतानी है, वो मैं यहाँ पे करा दूँगा। RCH बता देता हूँ, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर वाला बता देता हूँ क्या होता है। फैमिली प्लानिंग 1950s में सब कुछ करवाया हुआ है वैसे, बस खत्म होने वाला है। शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब मेंडल जो है परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट टू स्टडी इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग था और ये बायसेक्सुअल था, मतलब, और इसमें डायहाइब्रिड क्लास सकते थे, और क्या था, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, है ना। मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड alleles आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। Lack of segregation states that alleles separate during gamete formation. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करता है कि इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स। एक टेस्ट क्रॉस अगर परफॉर्म किया जाए बिटवीन एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप एंड होमोजाइगस रिसेसिव, a test cross is performed between an individual dominant phenotype and the homozygous recessive individual. तो ये तो उसका केस आ जाएगा ना कि 1:1 का रेशियो आ जाता है इसमें। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स व्हेन नीदर allele इज कम्प्लीटली डोमिनेंट। इसमें कोई भी allele है वो डोमिनेट नहीं कर रहा, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। को डोमिनेंस क्या होगा? अकर्स व्हेन बोथ allele expresses themselves equally. Okay, sorry. Multiple alleles are more than 2 alternative forms of the same gene. आगे बढ़ते हैं। 45 हो गए हैं, अब 46 से 90 तक करने हैं, ठीक है। वापस एक लास्ट बारी बोल रहा हूँ, प्लीज़ गिव द फीडबैक इन कमेंट्स। आई एम नॉट चार्जिंग, मैं ये PDF ये पूरी फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बनाने में टाइम लगा है, फिर भी मैं ये फ्री में दे रहा हूँ। Molecular basis of inheritance देखो तो DNA is the genetic material in most organisms. DNA and RNA are polymers made of nucleotides. 48 क्या है? A nucleotide consists of a nitrogenous base, sugar and phosphate group. 49 का क्या है? Watson and Crick proposed the double helix model of DNA. ठीक है, Watson and Crick जो है वो propose करते हैं double helix model of DNA. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मेंडल का कितना कब से कब था? 1956 से 63 तक, ठीक है। 1956 से लेके 63 तक। ठीक है, DNA जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। DNA एंड RNA पॉलीमरेज मेड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनियस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। Watson Crick ने तुम्हें क्या था प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA. DNA strands are anti-parallel meaning they run in opposite directions. एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड गुआनिन करता है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव है। किसने किया था भाई इसको? प्रूफ किसने किया था? प्रपोज तो तुम्हारे फ्रांसिस एंड क्रिक ने ही किया था, वॉट है ना, फ्रांसिस के जो भी है वॉटसन, इन्होंने ही किया था। पर प्रूफ किसने किया? तो प्रूफ थे मेसेल्सन एंड स्टॉल, ठीक है। ये किसने प्रूफ किया था? मेसेल्सन एंड स्टॉल। ये सेमी कंजर्वेटिव वे में क्या करते हैं, मतलब रेप्लिकेट करते हैं। इसको स्पेलिंग याद नहीं, मेसेल्सन एंड स्टॉल। बात करें DNA पॉलीमरेज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ DNA स्ट्रैंड्स, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA, ठीक है, ठीक है। mRNA कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू राइबोसोम। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट है वो। 61 कोडॉन्स हैं जो कर सकते हैं फॉर सिंगल अमाइनो एसिड। 3 कोडॉन्स जो है वो नॉन कोडिंग होते हैं, उन्हें टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अच्छा, जेनेटिक कोड तुम्हारा ट्रिपलेट है, डीजेनरेट है, अनएम्बिगनस है, और अनएम्बिगनस भी है, और एम्बिगस है, एंड नियरली ये यूनिवर्सल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
स्टार्ट कोडॉन तुम्हारा AUG होगा, विच हेल्प्स फॉर विच कोड फॉर मेथियोनिन। ठीक है, म्यूटेशन रेफर्स टू द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अच्छा खासा हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एनालिसिस का भी कर लिया। ठीक है, एवोल्यूशन में देख लो यार, ये यहाँ से यानी मैंने यहाँ से ना, यहाँ से मैंने थोड़ा लेवल बढ़ाया, यहाँ से लेवल बढ़ाया, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस पर लेवल बढ़ाया ना, तो वो बताया जा रहा है। तो एवोल्यूशन का भी लेवल यहाँ से बढ़ाया था थोड़ा। चार्ल्स डार्विन पब्लिश करते हैं फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन 1859 एक्सप्लेनिंग नेचुरल सिलेक्शन, ये भी पूछ सकते हैं। लमार्क प्रपोज करते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ह्यूगो डी वेरिस प्रपोज करते हैं म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्या बोला था इसने? सॉल्टेशन। क्या कि जो लार्ज म्यूटेशंस होती है वो सिंगल स्टेप या फिर बहुत ही कम समय में हो जाती है। ह्यूगो डी वेरिस स्टडीड वेरिएशंस इन इवनिंग प्राइमोस उनिथोरा लैमार्किनिया। ये कोई पता था तुम्हें? तुमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, तो तुम याद नहीं हो। बहुत अच्छा पॉइंट है। हार्डी विंडब्रिंग प्रिंसिपल जो था states that allele frequency in a population remain constant in the absence of evolutionary forces. जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं दिखने को मिलेगा, इमिग्रेशन माइग्रेशन नहीं है, एवोल्यूशन नहीं है, तब एवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तब तक सेम रहेगा allele frequencies. Hardy principal equilibrium is affected by gene migration. देखो यहाँ पे लिखा है जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि बताओ कि कौन कौन जो इसको इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में आ गया तो तुम बोलोगे जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। सेवंथ का देखो, इंडिविजुअल मैनरिज्म इन प्रेपेड मॉथ इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी, इसके बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ। अच्छा, आठवां क्या है? होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब क्या सेम स्ट्रक्चर है पर फंक्शन डिफरेंट है। और एनालॉगस का क्या है? सॉरी, एनालॉगस ऑर्गन्स का क्या है? शो करेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या शो करेंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर फंक्शन जो है वो सेम है। ओके, फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड remains or impressions of ancient organism and provide evidence of evolution. ठीक है, देखो ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग प्लांट्स से ना एक पॉइंट याद आ रहा है। वो लेयर किसकी बनी होती है? एक्साइन, याद है? स्पोरोपोलिन की। और उसके अंदर वाला जो होता है सेलुलोसा पेक्टिन की, दूसरी लेयर जो। ये आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, अब जो भी है इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, 10 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस। तो देखो, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड हैज मेमोरी। ये क्या पता था तुम्हें? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सेल मीडिएटेड CMI इज कैरिड बाय T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन USA इन 1981 लॉस एंजलिस में। अब एड्स का हम कैसे कर सकते हैं डिटेक्शन? तो एलिसा ELIS से था। ठीक है, तो वो उससे तुम्हारा डायग्नोसिस हो जाता है एड्स का। इसका क्या होता है? अगर हम टाइम देखें, टाइम लैग देखें, तो 5 से 10 ईयर्स का होता है एड्स का। HIV बिलोंग करता है टू द ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरसेस बिकॉज इट कंटेन RNA जीनोम। HIV belongs to group of retroviruses because it contains RNA genome. Malaria parasite was discovered by Ronald Ross in 1897. ठीक है, ये क्या तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा है यार? देखो यार, लाइन ना बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी से खोज खोज के निकाली गई है यहाँ पे। तो मलेरिया पैरासाइट जो है वो डिस्कवर किया गया है रोनाल्ड रॉस ने कब? 1897 के अंदर। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक्ट करता है एज द वेक्टर फॉर मलेरिया। ओके, कैंसर डिटेक्शन कैन बी डन यूजिंग टेक्निक्स लाइक बायोप्सी एंड हिस्ट्रोफोलॉजी। ओके, बेस्ट मशीन क्या रहेगी तुम्हारी कैंसर डिटेक्शन के लिए? ठीक है, इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोटेक्ट दी अदर सेल्स। बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं, प्रिंसिपल प्रोसेसेस
थोड़ा स्पीड पकड़ दे रहा है, 40 मिनट हो गया। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बर्न ने प्रोड्यूस किया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन 1972। रिस्ट्रिक्शन एंड एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया एंड एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है। EcoR1 is a restriction enzyme obtained from Escherichia coli. Okay. Restriction enzyme recognize specific DNA sequences called recognition sites. ठीक है। अब जैसे कि हिंट हुआ है वो तुम्हारा किस पे काटेगा, 6 बेस पेयर सीक्वेंस पे काटेगा। ठीक है, आगे बात करें। तो ये तुम्हारा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, डिस्कवर्ड वाज HEND2। ठीक है। एंड PCR वाज डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलिस इन 1983। क्या ये एनसीईआरटी में पढ़ा तुमने? क्या बताओ यार, क्या क्वालिटी है यार, लिटरली है। तो क्या तुम्हें इस पे कुछ फायदा होगा तो यार बता देना, ठीक है, मेरे को ना वो दे देना, क्या कर देते हैं, फीडबैक दे देना मेरे को। ये हो गया, ये भी हो गया। ओके। टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR obtained from the Thermus aquaticus। भाई साहब क्यों, वाई डू वी यूज टैग पॉलीमरेज है? क्योंकि टैग पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम्हारा जरा एनसीईआरटी पॉइंट्स में आ जाए। ये रहने देते ना, ब्लैक से करते हैं। ओके, आगे बढ़े। एग्रोबैटिक क्यूमिफिकेशन इज यूज्ड एज वेक्टर इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। 29 देखो, PBr322 इज अ कॉमनली यूज्ड एज द क्लोनिंग वेक्टर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। स्मॉलर वाले आगे रहेंगे, मोटे वाले पीछे रहेंगे। क्या ये तुम्हें समझ में आता है? क्या ये तुम्हें समझ में आता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो है अब आगे है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके 10 इंपॉर्टेंट लाइन्स है। फिर हमारे पास इकोलॉजी में सिर्फ 10 नहीं है। इकोलॉजी में मैं वो कहाँ अलग अलग लाता है, थोड़ा फिर वो लंबा हो जाता। तो मैंने इकोलॉजी में सिर्फ मतलब कि पूरे 3 चैप्टर में से ना, ठीक है, तो लाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अब, मतलब 45 मिनट्स पर ख़त्म करते हैं यार। 45 मिनट्स में 180 लाइन्स बहुत सही रहता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन देख लो, 10 इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी लाइन्स क्या हैं। देखो, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वाज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। BT cotton contains cryogenes obtained from Bacillus thuringiensis. Cryoproteins become active in the alkaline gut of insects। ठीक है। Recombinant human insulin was produced by using E. coli। अब ह्यूमन इंसुलिन किसने बनाया था? तो एली लिली ने बनाया था 1983 में। कब बनाया, किसने बनाया था? उसमें यूज करके क्या बनाया था, किसने बनाया था? एली लिली ने। है ना, तो ये भी याद रखना है थोड़ा सा। वाह, चलो यार थोड़ा ऐसे ही। एली लिली दिख रहा है ना तुम्हारा, बस। एली लिली प्रिपेयर करते हैं 2 DNA सीक्वेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन चेन A and B। ठीक है, इन्होंने बस रिमूव करना था सी पेप्टाइड वाली चेन को। जीन थेरेपी फर्स्ट किस पे की गई थी? एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे 1990 में। ठीक है, बस फर्स्ट डिग्री फॉर ADA डिफिशिएंसी किस पे की गई थी? 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे की थी। ओल्ड गर्ल पे की गई थी 1990 में। ठीक है, आगे बढ़े। 37 देखो, ADA डेफिशिएंसी अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम। अगर तुमने इसको मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही रोक दिया तो ठीक है, नहीं तो बाद में फिर बार बार
जाना पड़ता है, इसका रेगुलर वो होता है ना। आरएनए इंटरफेरेंस देख लो, आरएनए होता है जो प्रिवेंट करता है एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक। अब ये कैसे करता है, ये मतलब वो होता है ना अपना डीएसआरएनए जो होता है ना, वो साइलेंस कर देता है तुम्हारा एमआरएनए को, तो वो स्टॉप कर देता है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए इंटरफेरेंस जो, हाँ इसके बारे में बात कर रहा था ना, ये तो डिफेंस के लिए काम आएगा। Golden rice is genetically modified to produce vitamin A precursor. Transgenic animals are used for studying normal physiological and disease. तो 95% इसमें कौन होते हैं? 95% इसमें माइस होते हैं। वेरी सैड। अरे लैब पता है ना तुम्हें, लैब एक्टोबैसिलस जो भी है ना, वो तुम्हारा विटामिन B12 बढ़ाता है, ठीक है, याद रखना वो लैब कर्ड के अंदर होता है ना। अब बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में, बस लास्ट चैप्टर है, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी इन 1866। भाई क्या इंपॉर्टेंट पढ़ दिया मैंने, क्या ही इंपॉर्टेंट पढ़ दिया, यहाँ पे मैं मार्क करते जा रहा हूँ, भाई मैं। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट टुगेदर फॉर्म एंड तो कॉइन, यार अर्नेस्ट हैकेल ने कॉइन किया था टर्म इकोलॉजी, ये याद रखना। ये पूछते हैं यार PYQ है ये। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। गॉस प्रपोज दैट द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बिल्कुल सही, कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक ही एरिया में नहीं रह सकती है, ठीक है। इन्फीरियर वन जो है वो मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, रिसोर्स पार्शनिंग हुआ जिससे प्रूव किया गया था इसको। स्पीशीज विद अ वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस आर कॉल्ड यूरीथर्मल और यूरेलहाइन डिपेंडिंग ऑन फैक्टर। क्या ये आपको पता था? क्या आपको ये पता था? नहीं पता होगा। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का मतलब है हिडन लाइन्स है यार। Species restricted to particular geographical area are called endemic species. और तुम्हारा जो हम बोल्ट है वो एरिया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था ना, हम बोल्ट ने, याद रखना, हम बोल्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। पॉपुलेशन डेंसिटी, अच्छा यहाँ पे कौन सा ये वाला था, स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज, बिल्कुल सही। पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय नंबर ऑफ बायोमास और परसेंटेज कवर, ठीक है। नेटेलिटी रेफर करती है बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मोर्टेलिटी रेफर्स टू डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, किस में कम होता है, अब इन्वर्टेड किस में होता है, एनर्जी का नहीं, बायोमास, किसमें, पानी में। डिट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिट्राइटस कॉन्ड्यूट मैटर किस में होता है, DFC। अब यहाँ पे मैं बात बताऊँ, जो DFC है वो किस में कॉन्ड्यूट फ्रूट चेन है, मतलब कि तुम्हारी ये क्या बोलते हैं, है ना, DFC किस में कॉन्ड्यूट है वो, मेजर कॉन्ड्यूट किस में है वो बताइए। तो ये याद रखना है कि जो अपना DFC है वो मेजर कॉन्ड्यूट किस में है, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। मेजर कॉन्ड्यूट होती है इसमें। तो अगर कोई पूछे कि GFC जो है वो किस में होती है, तो वो किस में हो जाएगी, एक्वाटिक में। एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो बस ये था चैप्टर, सारे जितने भी हमने चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह किए हैं ना, इसमें हर एक चैप्टर अच्छी तरह की है। इकोलॉजी, अब देखो मैंने इकोलॉजी इतना वो खींचा नहीं, ठीक है, तो मैंने लगा दिया अब जो जो थे। और अब यहाँ पे सरप्राइज की बात कर लेते हैं हम। सरप्राइज बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में, सरप्राइज क्या है, नीट 2026 या फिर नीट 2020 स्टाइल बायोलॉजी टेस्ट मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, सिर्फ 45 क्वेश्चन का ही होगा। ये हाई लेवल एनसीईआरटी बेस्ड, हाईली लेवल यानी कि बहुत हाई लेवल हो भाई, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, तो बहुत हाई लेवल होगा। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मुझे बस 10 कमेंट्स चाहिए, ठीक है, किसमें, मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बस 10 कमेंट कर दोगे तो मैं
इवन इफ 10 कमेंट्स केम, तो मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो बनाने को तैयार हूँ। ठीक है, बस ये 1 बजे, रात 1 बजे से पहले तक कर देना। ठीक है, मैं सोना मैं अपलोड इसकी अपलोड टाइमिंग मैं बता दूंगा। अगर मैं सोऊंगा नहीं तो अपलोड टाइमिंग बता देता हूँ इसकी कितने बजे होगी। तो इसकी अपलोड टाइमिंग कर दूंगा मैं 5 बजे या फिर 5 AM ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर करनी होगी मैं कर दूंगा यार, बस तुम मेरे दिल की खातिर कर लेना 10 कमेंट। ठीक है, 5 AM तुम्हारी यहाँ पे मुझे। तो पूरा 50 मिनट के अंदर हमने कितना सवाल किया है? 50 मिनट्स में हमने किया है इसमें, हमारा 50 मिनट्स में कितना हो गया है? 180 क्वेश्चंस के बराबर है ये। लाइन्स नहीं है, क्वेश्चन ही मान लो या फिर लाइन्स मान लो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह कवर हो गया, अब आपको इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जल्दी से करवा देना जो भी है। ठीक है, और इसको बस जैसे मैंने बताया था कि कैसे रिवाइज करना है वैसे रिवाइज कर लेना। ठीक है, ऐसे सब पढ़ लेना ये, और अच्छा खासा मैंने, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मैं यहाँ पे लास्ट में दिख ले रहा हूँ। पीडीएफ कहाँ है? पीडीएफ कहाँ रहेगा? तो तुम्हारा इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ कब मिल जाएगा तुम्हें? टेलीग्राम में, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। वीपीएन यूज़ कर लेना भाई, और व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल भी। ठीक है, ओके, तो बस क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।